नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि दिन आपका खैरियत से गुजरे। और मैंने कल देखा कि पूरे पाकिस्तान की स्पेशली ओवरऑल तो दुनिया देख ही रही थी, लेकिन पूरा पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो यूएस में जारी हैं और ऑब्वियसली अब काउंटिंग हो रही है, फाइनल लम्हात हैं। दोनों जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं, होता है ना थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि बाइडेन थोड़ा सा जब परेशानी बढ़ गई कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे और अब भी, क्योंकि उनको सिर्फ 6 वोट्स चाहिए टू विन दिस रेस। लेकिन आपने जैसे कहा ना कि पाकिस्तानी नजर रखे हुए थे, मुझे लगता है पाकिस्तानी अमेरिकन से ज्यादा नजर रखे हुए थे इस इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे थे बहुत सी एक्टिविटीज आ रही थी। और सबसे ज्यादा जो मैंने चीज इंजॉय की है, एक तो रिजल्ट्स का इंतजार हो रहा था, वो था मीम्स। Exactly. पाकिस्तानी लोग कितने क्रिएटिव हैं कि वो जो उर्दू में स्पेशली मजे की, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिख के नीचे उर्दू में आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है और मीम्स बनाई हुई है। खैर वो मुझे काफी लगा कि इंटरेस्टिंग था। कुछ तस्वीरें भी थी डोनाल्ड ट्रम्प की जो कि हमने देखा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसे लग रहा था कि शायद जीत जाएंगे इलेक्शन। अभी भी हतमी नताइज तो नहीं आए, लेकिन अब इस वक्त ज़्यादा फेवरेट जो बाइडन ही जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी सारी बात हुई सोशल मीडिया पर भी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से भी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में। कोरोना केसेस रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। बिल्कुल रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटों में 26 अफराद जो हैं वो कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए, जबकि पेशेंट्स जो हैं वो 1300 के करीब पहुंच गए हैं। सो कहाँ 300 और अब 1300, और परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो टोटल टेस्ट हो रहे हैं उसकी जितने उसमें से एक्टिव और पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, एसओपीज़ को ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी पॉलिटिकली अगर देखा जाए बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इत्तेहादी पार्टीज़ का डिनर होस्ट करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी अपनी डिनर पे खाना मिलेगा या सिर्फ बिस्किट और चाय मिलेगी? क्योंकि उनके बारे में ये बड़ा मशहूर है कि वो ज़्यादा किसी को खिलाते नहीं। अगर आप डिनर में बुलाया तो फिर तो डिनर तो होगा ही, वो चाय होती तो फिर शायद चाय और बिस्किट होते। तो अब देखते हैं कि आज डिनर पे क्या होता है और क्या बातें होती हैं और कौन कौन इसमें आज शामिल होता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई दफ़ा ऐसी इत्तेहादी पार्टीज़ के जो डिनर होते हैं तो कुछ अहम पार्टीज़ उसमें से मिस हो जाती हैं, जिसके बाद मजीद सवाल उठ जाते हैं। हम नज़र रखे होंगे इस पर। फिलहाल हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। सुपर पावर पर हुक्मरानी की जंग, जो बाइडेन और ट्रंप का कांटे का मुकाबला। जो बाइडेन के इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद 264 हो गई। जीत के लिए सिर्फ 6 वोट दरकार। अमरीकी रियासत नवेदा के 6 वोट बाइडेन को सदर बना सकते हैं। ट्रंप के 214 वोट इलेक्शन में नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दे दिया। हमनीन की इंतखाबात में 3 मुसलमान खवातीन भी जीत गईं। राशिदा तलवीब और इल्हान डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर रुकन कांग्रेस बन गई। फ़लस्तीनी निजात खातून ईमान जोज़े रुकन कांग्रेस मुंतखब। 2 ख्वाजा सरा भी सेनेटर बन गए। बोस्निया के सदर की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात। दोनों मुल्कों में मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर बोस्निया के सदर के शुक्रगुजार हैं। कहते हैं पाकिस्तान बोस्निया तिजारत समेत दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। बोस्निया के सदर बोले, दोनों मुल्कों ने हर मुल्क की घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। विफाकी वज़ीर की नाहरी के केस की समाअत रोकने की सदा मुस्तरद। फरीकैन को नोटिस। फैसल वापडा छपन छपाई का खेल न खेलें, अपने आप को बंद गली में न ले जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस उमर फारूक के रिमार्क्स। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5% तक पहुँच गई। 24 घंटे में 1313 नए केस रिपोर्ट। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 14,646। 747 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात और मनाज़िर। सोशल मीडिया पर खूबसूरत पाकिस्तान टॉप ट्रेंड बन गया। आप भी पाकिस्तान की खूबसूरत और दिलकश मनाज़िर की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाएं। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज़ करेंगे अमरीकी नए सदर। अब तो अमेरिकन भी मुझे लगता है इंतज़ार कर करके थक गए होंगे, क्योंकि यूजुअली ऐसे होता नहीं है। ट्यूसडे नाइट तक अनाउंस हो जाता है, वहाँ की ट्यूसडे नाइट तक, यानी कि 3 नवंबर तक रात में एक्सपेक्टेड था कि अनाउंस हो जाएगा, लेकिन अगला दिन भी पूरा गुजर गया। लेकिन काउंटिंग अभी भी चल रही है। ऑल्दो लीड पर नज़र आ रहे हैं बाइडेन, जो कि इंतखाबात में जीत के लिए उन्हें अब सिर्फ
कैसा लग रहा है आपको ये कहता हुआ? कल के हवाले से जो बातें कर रही थी और आज फ्लिप जो आपने मारी है एकदम, उसमें आपको कैसा लगा ये बोलते हुए? आप सिर्फ ये चेक करें अबू ज़र कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर आप देखते हैं कि ट्रेंड चेंज होता है तो आपके सूटों का कलर भी चेंज हो जाता है, रंग बदल जाते हैं। मेरा रेड सूट स्टैंड बाय पे था, रंग बदल जाते हैं, ऐसे ही होता है। बट आई प्रेफर कि मैं ब्लू सब होते हैं। बट बड़ा एक यू नो इट वाज सो यूनिक एंड बहुत क्लोज टाइज जा रहे थे, मतलब मिशिगन एंड तक इतना क्लोज नेक चल रहा था। एक पॉइंट ऐसा भी था कि सिर्फ 0.2% की लीड थी, फिर 1% की लीड हो गई और मिशिगन बाइडेन की तरफ चले गए। विस्कॉन्सिन का स्टेट बाइडेन की तरफ चला गया। फिर अब नेवाडा जो है उसके ऊपर डिसाइसिव एक सिचुएशन आ गई है कि वो भी लीड तो बाइडेन ही कर रहे हैं, बट अभी तक सिर्फ 75% काउंट इन है। अब देखें 25% में चेंज होता है इस सिनेरियो या नहीं। अब सिचुएशन ये है जी कि ऑब्वियसली जैसे कि स्टडीज़ बता रही थी और जो कि रिसर्च बता रही थी उसके अकॉर्डिंगली तो ऐसे लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीत जाएंगे, क्योंकि स्टेट्स के हवाले से बात की जाती है, कैलकुलेशंस के मुताबिक लग रहा था। लेकिन हुआ ये कि 200 साल की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि फ्लोरिडा से जीतने वाला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि फ्लोरिडा से जो कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और यही रहा हमेशा से 200 साल से कि जो फ्लोरिडा से जीतता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इसके साथ साथ तारीख में सबसे ज़्यादा 16 करोड़ वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं अमेरिकन तारीख में। तो जब बहुत ज़्यादा वोट कास्ट हों तो बड़े बड़ी तब्दीलियां भी देखने में आ जाती हैं। बिल्कुल, पेंडेमिक की वजह से ये इजी बना दिया गया था। मेल इन बैलेट, ड्राइव थ्रू बैलेट, आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इन एनी सिचुएशन। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि कल हम प्रोग्राम के दौरान ही बिल्कुल फ़ौरन बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, सो वी वर सिटिंग टुगेदर एंड आई टोल्ड यू वी डिस्कसिंग कि ही डजंट लुक कॉन्फिडेंट, वो बहुत शैटर्ड और बड़े कंफ्यूज्ड लग रहे थे। क्योंकि उनको जीत नजर आ रही थी। वो तो ये कहते थे कि, और अभी तक तो जो अभी बयानात आ रहे हैं उससे भी ये लग रहा है कि उन्होंने कहा था अगर मैं जीतूंगा तभी मैं इंतखाबात को मानूंगा, अदरवाइज मैं मानूंगा नहीं। तो दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। अब सिचुएशन ये है कि क्या होगा, क्योंकि थर्सडे तक टोटल रिजल्ट्स आ जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट भी थर्सडे तक मैक्सिमम रुक सकता है, तो अगर वो भी मैक्सिमम टाइम ले तो थर्सडे तक यानी कि आज तक आ जाना चाहिए। और उसके बाद फिर जब हतमी नताइज आ जाएगा सामने कि कौन से प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हैं, तो फिर बड़ी चेंजेस भी आ सकती हैं। और ये पहली बार नहीं, इस बार एक दफ़ा फिर से देखा जा सकता है कि फसादात भी हो सकते हैं, मसाइल भी हो सकते हैं, मामला कोर्ट्स पे भी जा सकते हैं। 100 साल अमरीकी हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 4 ऐसे सदूर हैं जो दूसरी मरतबा का टेन्योर वन नहीं कर सके थे, और अगर ट्रंप नहीं कर पाएंगे तो वो 5वें ऐसे सदर होंगे जो अपना दूसरा टेन्योर, मतलब दूसरी दफा के लिए जब वो इलेक्ट हो रहे थे तो वो हार जाएंगे अगर ऐसा होता है तो। अभी नॉट सेइंग एनीथिंग, 20 साल तो कंफर्म है ना, जो हमने कल डिस्कस किया। वो एक टर्मिनोलॉजी जो हम डिस्कस करते हैं ना पाकिस्तानी इलेक्शंस में कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, तो वो मुझे लगता है कि जब नेवाडा की 80% हो जाएगी तो फिर हम शायद वो अनाउंस कर दें। एनीवेज मूविंग ऑन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक पर आफाक फारूकी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, अमेरिका में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, आफाक फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कल हम बात कर रहे थे। देखा हमने ओवरऑल सिचुएशन जो इस वक्त अमेरिका में सिचुएशन है। अब आप बताइएगा कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली 6 सीट्स रह गई हैं। अगर बात की जाए जो बाइडेन के हवाले से 264 में वो इस वक्त मजबूत उम्मीदवार दिखाई देते हैं कि वो सदर बन सकते हैं। आप बताएं कि कितनी बड़ी चेंज देखी आपने, क्योंकि ये देखा गया है कि इस तरह से तारीख में बहुत कम हुआ है कि फ्लोरिडा से जीतने वाला शख्स जो है वो सदर ना बन सके। बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें बहुत ऐसा है जो पहले का तो ट्रंप की प्रेसिडेंसी है उसको एक टेन्योर मिला, दूसरा टेन्योर जो है वो अब तक की जो प्रोजेक्शन है या अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसके नतीजे से ये वाज़ेह हो गया है कि उनको दूसरी टर्म शायद मिलने नहीं जा रही है। और ये मामला बहुत गंभीर हो गया उस वक्त जब हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत इब्तिदा में ही, अभी तो 4-5 घंटे की पोलिंग हुई थी कि उन्होंने कहा 2-3 बातें उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा कि जी ये पोस्टल बैलेट जो है ये मैं तो इसको गिनती में शामिल नहीं होने दूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर रिजल्ट जो है वो कुछ हुए, पहले तो उन्हें बहुत उम्मीद थी कि वो जीत जाए, लेकिन उन्होंने ये धमकी बहुत इब्तिदा में ही दे दी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और गिनती रुकवा देंगे। बहुत सी रियासतों में नाम ले के उन्होंने इसका कहा।
और ये जब ये सब कुछ वो कह रहे थे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो लफ्जों का इंतखाब था, उससे बिल्कुल वाज़ेह हो रहा था कि उनकी इंतखाबात में पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अमेरिका में दो हवाले से एक और वाकया नया हुआ है। पहली बात तो ये कि जब ये इलेक्ट हुए थे, अगर आपको याद हो, तो इनके इलेक्शन तक अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में, बल्कि कई महीनों तक इनके खिलाफ मुजाहरे होते रहे। ये भी कभी नहीं होता था पहले, कभी इंतखाब के फौरन बाद इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ग्रास रूट लेवल के ऊपर कभी देखने को नहीं मिला। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट साहब की जो पॉलिसीज थी, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसीज थी, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिसीज थी, उसके ऊपर अमेरिकन कौम एज कौम जो है उनको सारी रिजर्वेशन थी, जिनमें 2, 3, 4 बड़ी बातें इस वक्त मेंशन करता हूँ। एक तो ये कि कोविड-19 की जो है ट्रम्प साहब की एक यानी गैर जिम्मेदार प्रेसिडेंट की हैसियत से पहले उन्होंने इसको रेडिक्यूल किया, तो उन्होंने इसको चाइना वायरस का नाम दे के और ज्यादा रेडिक्यूल किया, और बिलाखिर 2 लाख के करीब जब अमेरिकन अपनी जानों से हाथ धो बैठे तो उनकी आंखें खुली थोड़ी बहुत, लेकिन इट वाज टू लेट बाय दैट टाइम। अभी भी सूरत हाल इस हवाले से बहुत खौफनाक है। दूसरी बात यह कि जो इमिग्रेंट्स के साथ वहाँ एक बहुत खौफनाक यानी जो सोसाइटी इसलिए कि इसमें मल्टीपल नेशनैलिटीज के लोग आके फुली रह सकते हैं, अपना रोजगार जिंदगी बहुत अजाब। इसके बाद फिर जो ब्लैक्स के साथ हुआ, जो अमेरिका की जी मेजॉरिटी मैं तो उसे कहूंगा है, उसके साथ जो कुछ हुआ, चाहे पुलिस के हाथों हुआ, चाहे हुकूमत की पॉलिसियों के हाथों हुआ, उसने भी उनको बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इसी तरीके से इंटरनेशनल के जो के साथ किया गया इजराइल के हाथों, वो भी सबके सामने है। चाहे वो वहां से दारुल खिलाफा शिफ्ट किया नेतन्याहू ने, ये वो मामला हो या अपनी लेके जाना हो, इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से रूल के तहत जो हशर बर्पा किया है, वो भी सबके सामने है। फिर कश्मीर के मामले में अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि हम भी उनके चाहती भी रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को 2 दफा उन्होंने लॉलीपॉप दिया कि मैं सालसी करूंगा भारत और उसके बीच, और टर्म वही रखी जो हमेशा से मोदी साहब का स्टांस रहा है कि मोदी साहब ये कहते हैं कि ये चूंकि हमारा इंटरनल मामला है, लिहाजा इसके ऊपर तो किसी किस्म की सालसी कबूल करेंगे ही नहीं। और ट्रंप साहब इमरान खान को कह रहे हैं कि आप देखिए, मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ अगर भारत अगर माने। बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इतना बड़ा लॉलीपॉप लेके मेरा प्राइम मिनिस्टर 2 दफा वापस लौटा है वाशिंगटन से। बुखारी साहब, आपने बड़ा प्रिसाइसली जो है वो जी बड़ी प्रिसाइसली आपने डिफरेंट डिसीजंस ट्रंप के इन 4 सालों में बताए, और बिल्कुल सही बात है आपकी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर इफ़ेक्ट की हैं उनके वोटर्स को। आफाक फारूकी साहब की तरफ हम चलेंगे जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त न्यूयॉर्क से। जी आफाक साहब, बुखारी साहब तो 4 साला पॉलिसीज़ के ऊपर प्रिसाइसली नज़र डाल रहे थे, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन जो नज़र आ रही है उसमें पलड़ा बाइडेन का भारी है। तो जो प्रोटेस्ट का जिक्र किया बुखारी साहब ने कि 2016 में पहली मरतबा हुआ था, ग्रास रूट लेवल पर इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, इस दफ़ा एक्सपेक्टेड ज़्यादा है या क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप अब करंटली? देखिए, पाकिस्तानी मीडिया पे जो पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ वो प्रोटेस्ट जो हुए थे उनका एस्पेक्ट बिल्कुल अलग था। एक नई आवाज़ थी, कंजर्वेटिव की आवाज़, जो शहरी इलाकों में पसंद नहीं की जाती, और जो डेमोक्रेट का वोट भी है। और पिछले दिनों उन्हीं के हवाले से यहाँ और प्रोटेस्ट भी हुए। मगर इस वक्त जो यहाँ पर महसूस किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि शायद अमेरिका अभी मजीद प्रोग्रेसिव होने के लिए तैयार नहीं है। और ये टाई इस बात का प्रूफ है कि कंजर्वेटिव अमेरिका, बल्कि मैं कहूँगा कि सबर्बन अमेरिका एक तरफ है और शहरी अमेरिका एक तरफ है। तो जहाँ तक बुखारी साहब ने गुफ्तगू की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उस पर यहाँ पर भी कंसर्न है कि पेरिस अकॉर्ड से भी बाहर आ गए, चाइना से इतनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी जितनी हो गई, और दूसरे मामला पे। मगर ये जो जूइश हवाले से बात की कि वहाँ पे एम्बेसी बनाई, या जो अरब दुनिया में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं अब डिप्लोमेसी के एंगल से, तो उस पर तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट
और यहाँ का पॉलिटिशियन जो व्हाइट हाउस में है वो एक ही होते हैं और उस पर यहाँ की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की सुनी जाती है। यहाँ बदगुमानी नहीं होती क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियन को और यहाँ की डेमोक्रेसी को यकीन है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इसकी आड़ में कहीं कोई कब्जा नहीं करेगी। राइट। आज की लेकिन सूरत हाल ये है कि कल की सूरत हाल कुछ और थी। आज बाइडेन जीतते नजर आ रहे हैं मगर कहीं से एक ऐसी कोई आवाज नहीं है जिसमें कोई शुबूक हो, शुबा हो और ये कहा जाए कि कोई गेम खेला जा रहा है जैसे नहीं फारूकी साहब, ये तो आवाजें तो आ रही हैं, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही पहले तो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। फिर ये भी सुनने में और देखने में आ रहा है कि लोग जो हैं इस बार मजीद एहतजाज भी कर सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं। और ये भी कल तज्जिया इंटरनेशनल मीडिया में आया कि ऐसा कभी अमेरिका में नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शंस देखे गए लोगों की तरफ से कि अगर ना जीते तो हम मानेंगे ही नहीं। ये इससे पहले 2000 में भी हो चुका है और ऐसी इलेक्शन होल्ड हो गया था जो 3 दिन के बाद मियामी डेड काउंटी में जाके क्लियर हुआ 500 वोटों पे और सुप्रीम कोर्ट ही गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया था। ऐसा नहीं है कि पहली दफा हुआ है मगर आज जो सिचुएशन है उसमें मैं जिक्र कर रहा था कि किसी कुव्वत का कोई हाथ नहीं है। अगर बाइडेन कह रहे हैं या उनकी टीम कह रही है तो ये भी हम देख रहे हैं यहाँ कि रिपब्लिकन कोई सामने नहीं आ रहा, जबकि डेमोक्रेट्स के हवाले से उनके लोग बार बार मीडिया पे आ रहे हैं और अपना वर्जन दे रहे हैं मगर उनकी हिमायत में अभी तक मैंने कोई सेनेटर भी नहीं देखा, इवन ये कि मैंने कोई कांग्रेसमैन भी नहीं देखा और कोई पार्टी लीडर भी नहीं देखा। वो अकेले बोल रहे हैं और जहाँ तक अदालत जाने का मामला है, अदालत तो कोई भी जा सकता है। मैं अगर मेरा मूड खराब हो जाए आपके खिलाफ तो मैं भी 2 मिनट में जा सकता हूँ। $5,000 जेब में है, मगर फैसला क्या आएगा वो डिपेंड करता है। फैसला ये आएगा देखिए जैसे वो जाना चाहते हैं विस्कॉन्सिन में वहाँ की रिकाउंटिंग के लिए तो चले जाए वो, मगर अदालत जो फैसला करेगी वो भी आप देखेंगे क्योंकि वो मानना पड़ेगा। ये जो रियासत है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कभी भी अदम एतमाद नहीं करेगी। सही। वो मिल के काम कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सूबे की रियासत की अदालत के कहने पर हो रहा है और अदालत का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट की अदालत के फैसले को कभी भी नहीं ठुकराएगी। ये हम आने वाले 1-2 दिन में देख लेंगे। तो मैं नहीं समझता ये 2000 में हो चुका है, टाई होती है तो ऐसा ही होता है और फिर बैलेट पहली बार पोस्टल पैंडेमिक की वजह से पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सामने आया है, वरना तो एब्सेंटी वोट को यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, उसकी गिनती का किसी को पता भी नहीं चलता था। अगर यहाँ एक दफा मीडिया की भी लहर थी और डेमोक्रेट का स्ट्रांस भी था, तो इतने बड़े पैमाने पर वोट आ गया। पेंसिल्वेनिया तो हमेशा से ही वोट गिनता ही बाद में है, वो एब्सेंटी वोट या जो पोस्टल बैलेट वोट कहलाता है वो कभी पहले गिना ही नहीं जाता था और वो इसी तरीके से गिनते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर अपना कहना चाहिए कि गेम खेलना चाहते हैं या मीडिया की कवरेज चाहते हैं या कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्योंकि अपनी पार्टी के लोग कहते हैं ना एक्साइटेड है, ब्लंट है, वो जो दिमाग में आता है कह देते हैं, तो उनकी बातों को इस वक्त यहाँ पर कोई इतना सीरियस नहीं ले रहा। अच्छा, और रफाक साहब आपने देखा होगा उनकी बातों को वहाँ कोई सीरियस नहीं ले रहा, लेकिन ट्विटर भी कोई सीरियस नहीं ले रहा। आपने देखा होगा कि उनकी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जितनी उनकी ट्वीट्स हैं उसको या तो वो हाइड कर रहा है, सिक्योरिटी फीचर लगा रहा है या डिलीट करे जा रहा है खुद से ही। आफाक साहब आप तक आवाज आ रही है? जी अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया ना कि इस तरह से किसी बैरूनी कुव्वत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ एब्सेंटी वोट के ऊपर कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं। बुखारी साहब आपकी तरफ में आऊँगी। जैसे करंट सिचुएशन है अमेरिका में वो तो आफाक साहब बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से व्हाइट हाउस छोड़ेंगे विदाउट अ फाइट। वो सुप्रीम कोर्ट का तो पहले ही कह चुके और जब तक इनॉग्रल सेरेमनी नहीं होती जिसपे वो हल्फ नहीं लेते तब तक वो व्हाइट हाउस में ही है। सो तब तक जो है वो कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से वो चैलेंज करते रहेंगे, सू करते रहेंगे या अपील दायर करते रहेंगे। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज मुझे लगता है अगले 1.5-2 माह जो है वो चलती रहेंगी। बुखारी साहब कह रहे हैं उसमें ज्यादा वजन है, वो जो मंजरनामा हमें बता रहे हैं वो शायद बहुत हकीकत के करीब हो, लेकिन जो परसेप्शंस हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज यहाँ से बैठ के मॉनिटर की जा रही हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन के हक में अभी तक कोई आदमी बाहर आके वायलेंस नहीं की है। मैं उनको जो ट्रंप के हामी थे उन्होंने लोगों
ये एक और जगह भी हो चुका है। तो ये कहना कि वो बाहर निकली या उनकी तरफ से कि वो शायद से हकीकत के बहुत ज्यादा करीब नहीं है। और दूसरी बात यह कि देखना यह है कि देखिए ट्रंप क्या करेंगे, ये तो अपनी जगह है। होता ये है अमेरिकन इलेक्शन में एरो हो कोई 1-1.5%, 2% अदालत में जाना भी बनता है और अदालत में, लेकिन अगर गैप जो है वो 50, 30, 60 सीट का हो जाए जी, वो तो फिर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत नेक टू नेक है। जी बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरह से नज़र आ रहा है, अगर 2000 वाली सिचुएशन होती है कि सिर्फ 1-2 सीट्स का फ़र्क हो तो फिर शायद मामला अभी थोड़ा सा तूल पकड़ ले। और इस हवाले से ये भी आफाक फारूकी साहब भी हमें बता रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल नज़र आती है। यानी वैसी देखते हैं आगे जाने वाले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद थे। और हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उनके जो 37 और मोर ईयर्स एज अ पॉलिटिशियन रहे हैं वो कैसे रहे हैं, और किस तरह से वो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल जो भी पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो सामने आया कि अमरीकी इंतखाब 2020 में ख़वातीन का दी स्क्वाड ग्रुप जो कहलाया जाता है, जिसमें 4 ख़वातीन हैं, वो पूरे का पूरा ग्रुप जीत गया। जी बिल्कुल, अमरीकी ऐवान में आने को ये तैयार है। एक बार फिर अमरीकी सदर के नस्लपरस्ताना हमलों का मुकाबला करने वाली ये ख़वातीन थी, हिस्पानवी, अरब, सोमाली और अफ्रीकी। इन्होंने अपने अपने हलकों में इलेक्शन जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर बहुत तनकीद की थी और इस हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि इस तनकीद के बावजूद सेनेट की 4 ख़वातीन ने क्लीन स्वीप किया है और बड़े मार्जिन से इन्होंने यहाँ पर सीट्स जीत ली। और इस पार्टी की बाहिजाब जो मुसलमान खातून है, उन्होंने 64% वोट हासिल करके अपने नाकदीन को करारा जवाब दिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पहली मरतबा सारा मैकब्राइड जो कि एक ख्वाजा सरा है यानी कि ट्रांसजेंडर है, वो भी सेनेटर मुंतखब हुई हैं और इनका ताल्लुक भी डेमोक्रेटिक पार्टी से है। सो दिस वाज द यूनिक थिंग इन दिस इलेक्शन 2020 जो जिक्र हुआ। और बड़ी प्यारी खूबसूरत सी खवातीन हैं ये, जो बड़ी दिलकश भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। बड़े भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता सामने भी आते रहेंगे जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, क्योंकि अभी तो प्रेसिडेंट के हवाले से सब कुछ बात हो रही है, लेकिन जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी सामने आएंगे। कौन जीता, कैसे जीता और कहाँ पर किस अंदाज से जीता। इसके साथ साथ जो कि हम जो बाइडेन का जिक्र कर गए, जो इस वक्त फेवरेट तरीन नज़र आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ 6 सीट्स का मेजर फ़र्क रह गया है, तो उनके हवाले से अगर हम कुछ बात करें तो उनके पास कई दहाइयों से सियासी तजुर्बा है और 2 बार के वो नायब सदर भी रह चुके हैं। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार तीसरी मरतबा इस ओहदे के लिए मैदान में मौजूद। पेंसिल्वेनिया के शहर में ये पैदा हुए थे और अभी इनकी एज 77 साल है और इन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1972 में किया था और रियासत डेलावेयर और अमरीकी सेनेट के लिए पहली मरतबा ये वहाँ मुंतखब हुए थे। ये जो सदारती उम्मीदवार हैं जो कि काफ़ी फेवरेट भी करार दिए जा रहे हैं, खारजा पॉलिसी में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं और अपने 8 साल वाइस प्रेसिडेंसी के दौर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस का हिस्सा भी रहे हैं। अदलिया पर कायम कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं और इनका तवील और नुमाया करियर जो है वो यकीनी तौर पर किसी भी दाग से पाक नहीं है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्हें 1994 के वायलेंट क्राइम कंट्रोल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एक्ट की सरपरस्ती करने पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा था और नाकदीन ये भी कहते हैं कि ये अफ्रीकी नियाद अमरीकियों को बड़े पैमाने पर कैद में रखने का बाइस बना था ये डिसीजन, जबकि साबिक नायब सदर को अपने करियर में ज़ाती नुकसान और साहने से भी गुजरना पड़ा। 1972 में सेनेट में अपनी पहली नशिस्त जीतने के फौरी बाद उन्होंने एक कार हादसे में अपनी फैमिली यानी कि उनकी अहलिया और बेटी को खो दिया और उनके बेटे और उसके साथ साथ इस हादसे में अलबत्ता वो बच गए थे, जबकि जो बाइडेन ने अस्पताल में ही अपने बेटों के हमरा हल्फ उठाया था। बिल्कुल, 2015 की अगर बात करें तो जो बाइडेन नायब सदर थे और उनके बेटे को कैंसर डायग्नोज हुआ था, जिसकी वजह से वो फिर इंतकाल भी कर गए थे 46 साल की उम्र में। यानी कि काफ़ी पर्सनल ट्रेजेडीज़ भी देखी हैं उन्होंने अपने इस पॉलिटिकल करियर में। 1988
में अगर हम जाएं तो पहली मर्तबा जो बाइडन सदर के लिए इंतखाब की दौड़ में उन्होंने हिस्सा लिया था और उस वक्त इससे पीछे हट गए थे जब ये इंकशाफ हुआ कि उन्होंने उस वक्त की बरतानवी लेबर पार्टी के रहनुमा नील को नाक की तकरीर चोरी की थी। ये एक रिसर्चर के ऊपर डालना तो बड़ा आसान हो जाता है कुछ भी, लेकिन मॉरली और एथिकली ही स्टेप डाउन, उन्होंने बिल्कुल बैक ऑफ कर लिया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसके ऊपर बात भी की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात काफी दफा इस दफा की उनकी स्पीचेस को तो बहुत सर्च किया गया होगा। एग्जैक्टली कि ये जो इस वक्त स्पीच दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं और कहाँ से उन्होंने ये सारा कंटेंट इकट्ठा किया है। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 2008 में उन्होंने फिर इस किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन उस मरतबा वो फिर नाकाम रहे क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने बराक ओबामा को नामजद कर दिया था और बादशाह जो बाइडन को नायब सदर के ओहदे के लिए नामजद किया और उन्होंने अगले 8 साल यानी कि 2 टेन्योर ओबामा के साथ यही खिदमत अंजाम दी थी। बिल्कुल, जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप के पहले अमेरिका के नारे का तन्हा अमेरिका के तौर पर मजाक भी उड़ाते थे और फिर इसका मकसद आलमी लीडर की हैसियत से मुल्क की पोजीशन को बहाल रखना था। अमरीकी सदारती उम्मीदवार की जानिब से कुछ शोबों जिसमें काम करने का वादा किया गया उसमें काम नहीं हुआ। सदर बनने के 100 रोज़ के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसियों पर अमरीकी सरहद पर ख़ानदानों की अलहदगी का बायस बनी। मतलब डिफरेंट ट्रंप के डिसीजंस हैं जिसको वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते रहे कि ट्रंप ने ये वादा किया था, डिलीवर नहीं हो सका, ये वादा किया था, डिलीवर नहीं हो सका। अमेरिका को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो चाहे फॉरेन पॉलिसीज़ की मद में हो, वो चाहे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की मद में हो। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो इवन जो ब्लू जोन वोटर्स हैं वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि ट्रंप ने अलबत्ता मिडिल क्लास ऑफ अमेरिकन्स के लिए बहुत काम किया था। बिल्कुल, और इसके ऊपर उनका कोई काउंटर नहीं। इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ थी इमिग्रेशन के हवाले से उस पर भी उन्होंने तनकीद की है। फिर उसके अलावा जो मुसलमानों के हवाले से बात की जाती थी, एक जानिब तो ये कहा जाता है कि जो बाइडन जो हैं वो उनके बारे में पहले ही कहा जाता था कि वो मुसलमानों के थोड़ा सा एंटी चलते रहे हैं पिछले अपने टेन्योर्स में, लेकिन अब की बार डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बहुत ज़्यादा हद क्रॉस कर गए थे, इमिग्रेशन के कानून ले लें, आप मुसलमानों के हवाले से कानून ले लें, तो इस पर अब जो बाइडन ने स्टांस थोड़ा चेंज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अमेरिका को यूनाइट करना चाहते हैं, हम अमेरिका में एक्सट्रीमिज्म नहीं प्रमोट करना चाहते। इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया के ताल्लुकात हैं वो दोबारा से बहाल करने, और इसके साथ साथ जो बाइडन जो कहते हैं वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना है जिसके ऊपर बिल्कुल ही डोनाल्ड ट्रंप ने काम नहीं किया, और इसके साथ साथ जॉब्स वो काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये स्टाइल भी देखें थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान। एग्जैक्टली, वो मतलब अपने लाइटर नोट्स और लाइटर जेस्चर्स की वजह से वो समझते थे कि बड़ा ज़बरदस्त है। और आपको पता है इस पे बड़ी मीम्स भी बनी थी, याद है? हमने वीडियो चलाई थी कि ट्विटर के ऊपर फेमस हो गया उनका ये स्टाइल। अवामी लीडर हैं जी वो, बिल्कुल अपने आप वो कहते थे कि मैं आवाम के अंदाज में रंग जाता हूँ, डांस करे तो के मैप के रंग देख के ऐसा अब नहीं लग रहा कि वो अवामी लीडर बहुत पॉपुलर हैं। एनीवेज, अपने इन 4 सालों में उन्होंने दर्जनों वजीरों को खुद ही मुकर्रर करके खुद ही बरतरफ भी किया। 2017 के दौरान ट्रंप ने 7 मुस्लिम ममालिक पर सफ़ी पाबंदियाँ भी आयद की, इजरायली दारुल हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला भी किया। पहली दफ़ा ऑलमोस्ट आई थिंक इन द हिस्ट्री पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि यूएन की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से उनके फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई जबकि वो खुद गवर्नमेंट में थे। इसके साथ साथ तारीख के तवील तरीन शटडाउन भी सर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही देखने में आया, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान अरकान अल्हान उमर और रशीदा तालिब समेत ईवान में जो मौजूद थे उन पर तनकीद भी की थी। फिर इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये भी कहा जाता है कि सितंबर 2019 में तूफ़ान से रियासत अलबामा के मुतासर होने की उन्होंने गलत ट्वीट भी कर दी। ये ट्वीट्स के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बड़े फेमस होते जा रहे हैं। अगर आप चले गए ना तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, वो आप सिर्फ इस पेंडेमिक का भी जिक्र कर लें तो वो गलत ट्वीटों मैं बोल रही हूँ लेकिन ट्वीट्स के ऊपर भरा पड़ा होगा ट्रंप का। इवन कल ही के दिन में उनके ऐसे इतने ट्वीट्स थे जिनको कंट्रोवर्शियल करार देके ट्विटर ने खुद ही साइड पे कर दिया कि इससे पहले ये कंट्रोवर्सी हो हम इसको कॉर्नर कर देते हैं। आप ये भी देखें कि जो वो एक्टिव हो रहे थे गुज़िश्ता चंद माह से इजराइल की सपोर्ट में, जिस तरह से उन्होंने अरब ममालिक में सपोर्ट लेकर आए और प्रेशराइज भी किया, और इसलिए अमेरिका की एक अपनी पोजीशन होती है, वो प्रेशराइज करने की पोजीशन में है दुनिया में बहुत से ममालिक पर, क्योंकि इकनॉमिकली और अगर आप देखा जाए तो वेपन वाइज अमेरिका सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो उसकी वजह से वो उसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत से ममालिक को प्रेशराइज भी करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ओपनली इजहार भी किया कि अगर हम आपका साथ ना दें तो आप 20 दिन, जिस तरह से उन्होंने KSA को कहा, सऊदी अरब को कहा, फिर बहुत से ममालिक उन्होंने इस तरह से धमकियाँ भी ओपनली दी, ट्विटर पर भी दी, नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने झगड़ा किया, फिर एकदम शाम को बदल जाते थे और कहते थे नहीं यू आर माय फ्रेंड। जैसे अभी आफाक साहब ने कहा ना कि नोबडी इज टेकिंग ट्रम्प्स ट्वीट्स और स्टांस सीरियसली, तो मुझे लगा 4 साल में बहुत से मुल्कों ने भी ये सोच लिया था कि हमने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के बयानात को इतना सीरियस नहीं लेना है। यू नेवर नो वो कब यू टर्न लेके दूसरी बात कर लें या कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा ये मैंने बोला था। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट 4 years ऑफ ट्रम्प।
अब चूँकि फेवरेट बाइडन करार दिए जा रहे हैं, ही जस्ट नीड 6 वोट्स एंड स्पेसिफिकली बात की जा रही है नेवाडा की, अगर उनके साइड पे डिक्लाइन कर गया नेवाडा तो बाइडन जो हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया से ज़ुहैब अलवी, जिन्हें हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। प्रोग्राम में शामिल करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ज़ुहैब फॉर ज्वाइनिंग इन। और बड़ी उम्मीदें कुछ और थी, हो कुछ और गया। कल स्टांस कुछ और था, नंबर्स कुछ और जा रहे थे, लेकिन ओवरनाइट जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें चेंज हो गई और क्लियरली अब तो मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट बाइडन करार दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मुझे तो लगता है ये आप ही की कन्विक्शन थी जिसने ये सारी माया पलटी। बट इट वाज स्ट्रांग कैलकुलेशन। आपको याद है खुरम साहब भी यही कह रहे थे, हमारे साथ जितने एनालिस्ट थे वो कहीं ना हिस्ट्री को देखा जाए तो ट्रेंड तो यही था, ट्रेंड तो बिल्कुल यही चल रहा था, जीत जाएंगे। It wasn't just me. Don't put it on me. I'm wearing a blue suit today. जी, लेकिन अब तो मामला जो है वो बिल्कुल नेवाडा और एरिज़ोना पे आके रुका हुआ है और ये सूरत हाल जो है बिल्कुल रातों रात जो टर्न हुई है। सुबह हम लोग उठे थे तो कोई इस चीज़ की एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि कुछ ऐसा टर्न आउट नहीं होएगा, लेकिन अभी जो सूरत हाल है और यही रियलिटी और यही हकीकत और इसी को देखते हुए अभी तो जो बाइडन एज वी नो, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने चेक किया था उनके 264 हैं जी, या ही इज एट 264। जी हाँ, तो उन्हें सिंपल सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए जो कि नेवाडा पूरा कर देगा और पूरे मुल्क की नजरें जो है उस वक्त नेवाडा पे ही जमी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जैसा कि हम लोग कल भी इस बारे में तस्करा कर रहे थे कि और ट्रंप कैंपेन की तरफ से भी ये पैगाम आया, क्योंकि उन्होंने कल रात ही अपना पैगाम नशर कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट हम लोग जीत जाएंगे या जीतने की तरफ जा रहे हैं। तो वो सुबह से जब से ये दोबारा से गिनती स्टार्ट हुई है सुबह 9 बजे से, उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नंबर तब्दील होना शुरू हुए तो तो बाइडन कैंपेन की तरफ से, बाइडन कैंप की तरफ से भी उन चीज़ों का जवाब आना शुरू है। अभी जो है वो इस नहज पे सूरत हाल खड़ी है कि ये इस चीज़ को चैलेंज करने जाएंगे और जैसे ये चैलेंज करेंगे उसके बाद रिकाउंटिंग भी स्टार्ट होगी, तो फिर इट्स गोना टेक कुछ और दिन। जैसे आपने कहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मामला जो है ऑब्वियसली कोर्ट तक जा सकता है। अगर हम बात करें 2000 के इलेक्शंस की तो बुश जो थे वो 271 इलेक्टोरल वोट्स और एल गोर 266 उन्होंने लिए थे, मतलब बड़ा क्लोज मार्जिन रहा है अगर 20 साल की हिस्ट्री में देखा जाए, सिर्फ यही वाला, बाकी सब में डिफरेंसेस थोड़े ज़्यादा होते थे। इस बार भी ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन जो है वो क्लोज जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इतने ही करीब, लेकिन रिएक्शन तब तो ख़त्म हो गया था 3-4 दिन में, लेकिन इस बार लग रहा है कि काम डिले हो सकता है, एहतजाज सड़कों पर भी हमें नज़र आ सकता है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल नजर आ रही है और इंतशार जो है वो किसी न किसी सूरत में ऑलरेडी कुछ जगहों पे इसका जो है वो आगाज हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि विस्कॉन्सिन में खासतौर पे नेशनल गार्ड्स को मूव किया जा रहा था ये, और अभी एक और काउंटी है जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि अभी लहजा बलहजा सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, तो वहाँ पे जो है इस चीज़ के बहुत खदशात हैं कि ये इंतशार जो है, एहतजाज जो है वो वायलेंस की शक्ल में कहीं इख्तियार न कर जाए। तो इस सिलसिले में ये तमाम चीज़ें, ये तमाम खतरात भी सामने रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि पहला जो रुख होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को पॉलिटिकली और उसके बाद जो है वो इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ पहले पॉलिटिकली बयानबाजी से, उसके बाद फिर इस चीज़ को लेकर कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन ट्रंप जो कुछ मुजाहरे हुए हैं अभी कुछ अर्सा पहले, लेकिन अभी इस चीज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि रात है, सिचुएशन अभी पूरी अनक्लियर है। जी। अच्छा ज़ुहैब, हम जिक्र जब करते हैं 2016 का कि उस वक्त पहले कभी ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन याद रहे कि वो प्रोटेस्ट जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से किए गए थे। आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो ये ऑप्शन ऑप्ट करेंगे या वो एक्चुअली डिफरेंट स्टेट्स में, स्पेशली जहाँ पर दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू लूज, वहाँ पर सड़कों पर निकल आएंगे और सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होगी? देखिए, जॉर्जिया जो है वो इट्स अनदर स्टेट व्हिच इज ऑन द ब्रिंक, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे जो फर्क है, जो मार्जिन है बिटवीन ट्रंप एंड बाइडन, वो बहुत माइन्यूट है, बहुत ही थोड़ा है जी। नेवाडा में ऑब्वियसली अभी तक हम देख रहे हैं कि स्विंग वोट ही चल रहा है। ये दो जगहें अभी खासतौर पे पूरे मुल्क का की नजरें, पूरे मुल्क का फोकस इन्हीं पे है। फिर उसके बाद एरिज़ोना जो है, एरिज़ोना के इलेक्टोरल वोट ट्रंप की तरफ से, ट्रंप कैंप की तरफ से भी ये बयान आया था
कि अगर इस चीज का जो काउंटिंग है वो थर्सडे या फ्राइडे तक जाती है जी। और एक्चुअल में लीगल और इलीगल वोट्स को एक तरफ रखते हुए सिर्फ लीगल वोट्स काउंट किए जाते हैं, तो रिपब्लिकन्स ये सोच रहे हैं कि वो दे स्टिल हैव एरिज़ोना, वो स्टिल एरिज़ोना में जीत जाए। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उन्होंने ये ऑलरेडी ये पैगाम दिया है कि देयर इज एन ऑफिशियल पॉलिसी कि आप धांधली नहीं कर सकते हो, लेकिन जो लीगल और इलीगल वोट्स में जो फर्क है अब वो कौन डिटरमिन करेगा। उन्होंने उसके पूरे मेयार पे ही और उसके तरीकेकार पे ही सवाल उठा दिया, और ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जो कि आगे जाके एक बड़े मसले में तब्दील हो सकता है। सही, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो जिस तरह से सिचुएशन नज़र आ रही है, हम इसको आइंदा ज़्यादा मसाइल की तरफ नहीं जाते हुए देखेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन हमने देखी अमेरिका के जो इलेक्शंस होते हैं फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया पर उसका असर होता है। और अगर इस तरह से कुछ वहाँ पर स्ट्रीट में देखा कि वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं, मसाइल हैं, कुछ मामला कोर्ट्स में चले गए हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इकॉनमी को भी नुकसान हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ा एक इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, तो ये ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि एमिकेबली ही मामला हल हो जाए। बिल्कुल, लेकिन लीगल फाइट सबका राइट होता है एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट लेकिन सड़कों पर अगर हो गया तो वो मामला दैट इज द बेस्ट ऑप्शन जो आप ऑप्ट करते हैं। और लीगल से मेरी मुराद यही है कि आप अदालत जाएं, उसको चैलेंज कर दें, रिकाउंटिंग करा लें या असेसमेंट करा लें कि कौन से लॉफुल वोट्स जो हैं वो एक्चुअली काउंट करने चाहिए और कौन से इलीगल वोट्स रहे। बहरहाल जैसे आपने कहा कि इट कुड टेक डेज, अगर वो चैलेंज कर देते हैं, रिकाउंटिंग होती है, तो फिर सिचुएशन अभी उस तरह से क्लियर नहीं हो सकेगी। बहरहाल लेट्स सी कि अब ये जो नेवाडा है जिसकी नज़रें पूरी दुनिया मैं कहूँगी कि उसके नेवाडा के ऊपर है, बट लेट्स सी उसका फाइनल रिजल्ट कब अनाउंस होता है। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कल जहां पर यूएस इलेक्शंस के हवाले से बहुत बात हुई, एक और बड़ा मंजर जो कि हमने देखा टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ा अफसोसनाक था, वो ये था कि सड़कों पर जब एहतजाज किया गया अपने राइट्स के लिए तो उन पर पुलिस ने धावा बोला। लाहौर में ये वाक़या पेश आया कल, ठोकर न्याज बेग पर किसानों ने धरना दिया, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हुई और किसान इत्तेहाद के जो मुतालबात थे एहतजाज किया गया, तो फिर वहाँ पर धरना देने पर पुलिस पहुँची और फिर लाठीचार्ज भी किया, गिरफ्तारियाँ भी हुई। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने पर फिर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पथराव के मनाजिर भी देखने आए और दिन भर कशीदगी की सूरत हाल जो है वो नज़र आती रही। और फिर मुल्तान पर ये जो धरना जारी था, मुज़ाकरात नाकाम होने के बावजूद मुज़ाकरात की कामयाबी की खबर भी जारी की गई, लेकिन बाद में किसान इत्तेहाद के सदर ने इस खबर को भी झूठा करार दे दिया और उन्होंने कहा कि अब हम वज़ीर आला हाउस को भी ब्लॉक करके दिखाएंगे। प्रोटेस्ट किया जा रहा था, ये वो लोग हैं बुजुर्ग जो दहकन और किसान कहलाते हैं, जो अपनी पूरे साल की मेहनत पूरी कौम को खिलाते हैं, वो चाहे गंदम की सूरत में हो, वो चाहे गन्ने की सूरत में हो, वो चाहे दीगर फसलों की सूरत में हो। सो उनके मुतालिबात जायज़ हों या नाजायज़ हों ये एक अलग बहस है, लेकिन उनको बैठ कर सुनना या उनसे मुज़ाकरात करना कोई मुज़ाहिके की बात नहीं थी। फोर्स क्यों इस्तेमाल की गई, क्यों पथराव किया गया, क्यों इस तरह से रिएक्ट किया गया उनके इस प्रोटेस्ट और इसके अलावा क्यों गिरफ्तार किया गया। कल गुज़िश्ता रात ये बात आई वज़ीर कानून पंजाब की तरफ से कि तमाम गिरफ्तार जो किसान हैं जो एहतजाज कर रहे थे उनको रिहा कर दिया जाए। वो रिहा हुए हैं या नहीं हुए ये भी पूछेंगे हम, और किसानों ने एहतजाज क्यों किया और इस वक्त क्या सिचुएशन है वो भी हम पूछेंगे चौधरी अनवर साहब से जो कि प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम जी। चौधरी साहब, जिस तरह से हमने कल देखा भरपूर एहतजाज हुआ, सबसे पहले तो मैं ये भी अपडेट दे दीजिएगा कि गुज़िश्ता एहतजाज के बाद जो गिरफ्तारियाँ हुई थी क्या वो गिरफ्तार किसान अब रिहा कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं? अभी तक तो एक बंदा भी रिहा नहीं हुआ। आज वादा किया है कि आज रिहा करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ तो आज रिहा करने का वादा है। अल्लाह करे ये वादा वफा हो जाए। जो हमारे मुतालबे थे उनका भी यही कहा गया है कि 2 दिन के बाद जो सूबाई लेवल के मामलात होंगे वो वज़ीर आला से आपकी मुज़ाकरात करवा के हल कराएंगे और जो कौमी लेवल के वफाक के मुतालबे होंगे वो वफाक से आपके मुज़ाकरात करा के हल करवाएंगे। अल्लाह करे 2 गारंटर हैं, वज़ीर है, एक वज़ीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक है और दूसरे वज़ीर कानून राजा बिशारत है। अगर ये कायम रह गए, हमारे जो जायज़ मुतालबे मान लिए तो फिर इंशाल्लाह हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे। तो सब आपके मुतालिबात हैं क्या?
जी बोले। आपके मुतालिबात हैं क्या? हमारा पहला मुतालबा ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने गंदम का रेट का 2000 रुपए मन ऐलान किया है जी। ये पंजाब ने 1600 का किया है। एक मुल्क है, क्या सिंध में गंदम महंगी तैयार होती है? क्या पंजाब में बिजली मुफ्त है? क्या पंजाब में खाद सस्ती है? तो हमें भी 2000 रुपए मन गंदम का रेट दिया जाए। हमसे 1400 रुपए मन गंदम खरीदी गई, आज आटा 80 रुपए बेच रहे हैं। तो मैं इमरान खान को ये एहतजाज में ये बावर कराने आए थे कि आवाम को 1400 रुपए मन गंदम के हिसाब से आला और म्यारी आटा दिया जाए। हमसे 190 रुपए गन्ना खरीदा गया, 60 रुपए किलो चीनी का रेट बनता है, आज 110 रुपए किलो चीनी है। तो इन्होंने कहा जी 70 रुपए चीनी देंगे, चलो 70 रुपए अपनी। सही, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी उमर साहब, राब्ता थोड़ा मुनक़ता ही बात करेंगे। तो बेसिकली ये मामला है ऑब्वियसली गंदम का भी और साथ साथ शुगर केन जो कि गन्ना होता है उसका भी मामला है। चौधरी साहब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये रेट्स जो हैं वो तय हुए, ऑब्वियसली किसानों के साथ उनसे परचेज़ किया जाता है, या गवर्नमेंट लेती है या फिर वो मिल्स मालिकान लेते हैं और उसके बाद फिर आगे प्रोसेसिंग होती है, फिर मार्केट में आता है, दरमियान में आड़ती भी आते हैं, बड़ा एक लंबी चेन है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर गवर्नमेंट भी देख रही होगी कि कहाँ पर मसाइल हैं। अब क्या कहती है गवर्नमेंट आपको, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये पॉसिबल है या फिर आप भी कुछ फ्लक्चुएट कर सकते हैं, रेट्स कुछ नीचे करेंगे या नहीं? गवर्नमेंट ने हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए और हमारे जो जायज़ मुतालबे वो पूरे ना किए तो इंशाल्लाह हमने भी वीज़ा नहीं लेना, अगला धरना इस्लामाबाद में देंगे और बहुत बड़ा धरना देंगे। लाहौर में कोई 21 तोपों की सलामी देते हैं, हमें 2100 तोप की सलामी दी गई। इतना आंसू गैस और वाटर कैन इस्तेमाल किया गया कि हमें निला दिया गया और फिर उसके बाद हमें डांगों से सोटों से पुलिस ने मारा। हमारे 300 बंदे गिरफ्तार हैं जो आज रिहा करने का वादा किया है। अल्लाह करे ये वादे पे कायम रहे। हमने मजबूरन ये एहतजाज खत्म किया कि अब उधर बैठने के हालात ही नहीं थे। बिल्कुल ठीक, लेकिन चौधरी साहब आपको क्या लगता है क्यों फोर्स इस्तेमाल की गई, जो कि लग रहा है कि बहुत गलत था? पूरम में एहतजाज चल रहा था और एहतजाज करना तो जमहूरी हक है हर एक का, उस पर पुलिस बुला ली गई, पथराव स्टार्ट हो गया, आंसू गैस के शेल्स जो हैं वो फेंके गए। तो ये क्या सिचुएशन रही? और बड़ा अफसोसनाक ये रवैया की समय लगी है कि ये हमें सबक दे रहे हैं कि पीटीआई को वोट क्यों दिया, पीटीआई की हुकूमत क्यों बनाई, उसका हमें मिल रहा है। और इसके अलावा हमें कोई समझ नहीं लगी और समझ आ गई है कि वोट देने का नुकसान ये हुआ है, आइंदा जब ये वोट लेने जाएंगे फिर पता चलेगा। सही। चौधरी साहब जिस तरह से अब कल सूरत-ए-हाल देखिए, ऑब्वियसली बड़े टेलीविजन स्क्रीन पे अफसोसनाक मनाजिर थे जब आप ऑब्वियसली वहाँ पर जमहूरी हक़ एहतजाज करें, मुतालबात उन पर शेलिंग करना, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को चाहिए कि मुज़ाकरात करके अमिकेबली हल करे, इस तरह से धावा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि आपके गारंटर्स आ चुके हैं दरमियान में और इसके साथ साथ आपको यकीन दहानी भी करवाई गई है विफाक से और सूबाई सतह पर, ये ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, विफाक से क्या मुतालबात हैं अलग से, जो आपने कहा कि कुछ विफाकी मसाइल हैं और कुछ सूबाई हैं, और सूबाई मसाइल कौन से हैं और फिर विफाकी कौन से हैं? हमारा विफाकी मसला ये है कि साबका गवर्नमेंट नून लीग की और ये पीटीआई की एक साल में, जो साबका एक साल पहला इनका था, हमारा बिल बिजली टूअर 5 रुपए 35 पैसे यूनिट मंजूर है, वो हमें 5 रुपए 35 पैसे के हिसाब से बिजली दें जी। आज 12 रुपए यूनिट है। आज मेरे किसान की कपास की फसल बर्बाद हो गई है। जेली पेस्टिसाइड इस गवर्नमेंट के दौर में दलदले से और शरेआम बिकी, किसी ने 10 स्प्रे किए, किसी ने 12 स्प्रे किए, कपास सफेद मक्खी ने मरी, कपास का बूटा ब्लैक होके काला होके मर गया। आज कपास का काश्तकार माली तौर पे बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो नई फसल काश्त करने के काबिल, वो कपास हो, वो गंदम हो, वो चीनी हो, किसानों के मसाइल जो नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि लेट हो जाए और जब किसान प्रोटेस्ट करने आते हैं तो बजाय इसके कि उन्हें बिठाकर मामला तय किए जाएं, इस तरह से पावर्स इस्तेमाल करना या पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक था। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, इसके साथ साथ मसाइल विफाकी और सूबाई सतह पर हैं। इसके साथ साथ ये भी हमने उम्मीद की
कि ये जो रेट्स की तयन है ये भी एक बेंचमार्क बनाया जाए कि किस तरह से ये तयन किया जाता है। इतना डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली सूबे पंजाब के या सूबे सिंध या और भी जो सूबों के मसाइल इस तरह से हल होते हैं कि आप देखते हैं कि वहाँ पर मुझे क्या रेट मिल रहा है, तो फिर परेशानी और इंतशार भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे, जहाँ पंजाब में एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पंजाब की स्टोरीज हम डिस्कस कर रहे थे। कल एक जो स्टोरी सामने आई वो कराची के हवाले से अबू ज़र, उसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा। अभी दुनिया की बदतरीन ट्रांसपोर्ट रखने वाले शहरों में बैनुल-अक़वामी रिकॉर्ड में कराची ने अपना नाम लिखवा लिया जी। एक आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को दुनिया भर में सबसे बदतरीन करार दे दिया है। बिल्कुल, तो ये कोई अच्छी लिस्ट में कराची नंबर 1 पे नहीं आया, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आया है। कराची की 42% आवाम जो है वो पुरानी बसों और उनकी छतों पर सफ़र करने में मजबूर है। ये जो रिपोर्ट तैयार हुई थी और क्या हो रहा है इस वक्त कराची में, ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन कैसी है, महमूद रियाज ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो हम पहले आपको दिखाते हैं। शहर कायद की सड़कों पर रवा दवा 60 साल पुराने रिक्शे जो कि 4 सीटर्स के नाम से मशहूर हैं, लाइंस एरिया में आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। खस्ताहाल रिक्शे 1965 में इटली से आए और आज भी जैसे तैसे चल रहे हैं। सहूलत मिल जाती है हमें, हम एंड जाना होता है तो अंदर जाना होता है तो इसका ये हमें ज़रा सहूलत मिल जाती। पहले टांगे चला करते थे, फिर ये रिक्शे वगैरह आ गए तो ये रिक्शे चलने लग गए, वरना टांगों में जाते थे लोग। जब से हम यहाँ आ रहे हैं, हम पैदल ही जा रहे हैं। मैं जेट लेन से पैदल आ रहा हूँ। रिक्शा भी आती है, कभी नहीं आती, कभी आती है, तो पैदल ही जा रहा हूँ। यहाँ पहले घोड़े बंधे होते थे, घोड़ों पे बैठ के आते थे, आज वो घोड़े भी खत्म हो गए। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वैगनें और बसें मौजूद हैं जो इंतहाई नाकिस हैं और सेफ्टी के किसी भी मेयार पर पूरी नहीं उतरती। बसों की हालत इंतहाई नागुफ्ताबे है। छतें जो उन्होंने जो है बिल्कुल बराबर लोग बैठे होते हैं, गिरने के खर्चा ज़्यादा होते हैं और जो है बसें में जो है सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया है। कोरोना वायरस चल रहा है तो पॉल्यूशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा था, इंजन का धुआं वगैरह, पर इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा सकता। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट की सूरत-ए-हाल को देखते हुए आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी शहर कायद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया है। शहर कायद के बासी ट्रांसपोर्ट के नाम पर इन 60 साल पुराने रिक्शों में सफ़र करने पर मजबूर हैं, जिनको 4 सीटर कहा जाता है। अफसोस शहर कायद के बासियों के लिए किसी हुकूमत के पास ना तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रोग्राम है और ना कोई फंड। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा 24/9 के लिए महमूद रियाज, कराची। थैंक यू सो मच महमूद रियाज। बड़ी ज़बरदस्त आपने रिपोर्ट बनाई और ज़बरदस्त से मेरी मुराद ये भी है कि आपने ना सिर्फ फैक्ट्स दिखाए बल्कि एक्चुअली लोगों से बात की जो सफ़र करते हैं, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी, और फिर बेचारे जो है वो आप देखें ये दिस इज़ द मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन कराची। कोई हालात नहीं है और जो बसेस के वादे किए गए थे वो बसेस कभी नज़र नहीं आई हैं। ऐलानात तो बहुत बार किए गए और पीपल्स बस सर्विस भी चलाई जाएगी, कुछ बसें नज़र आईं फिर वो गायब हो गई, वो कहाँ चली गई, हालात क्यों हैं ऐसे, क्यों नहीं कराची की जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस पर काम किया जा रहा, आखिर कौन से वो ऐसे ग्लिचेस हैं जहाँ पर ये मसाइल आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सिंध से ओवैस शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ओवैस शाह साहब। वालेकुम सलाम जी। शाह साहब शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची में जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन है ऑब्वियसली वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है कि सबसे ज़्यादा बदतरीन ट्रांसपोर्ट कराची शहर की है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की अगर बात की जाए, बड़ा शहर है पाकिस्तान का, फिर क्या मसाइल हैं आखिर जो कि वादे किए जाते हैं पूरे नहीं होते कराची के ट्रांसपोर्ट को लेकर? बिस्मिल्लाह, देखिए जी, मैंने ये जो रिपोर्ट आपने अभी ख़त्म की, मैंने ये बात तो आखिर में सुन ली कि हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, दूसरी भाई की बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स में फंड की बहुत ज़रूरत होती है। रिपोर्ट मैंने आपकी पूरी आपने नहीं सुनवाई, देश से एंटर किया गया। अब जो आपने बात की कि कराची ट्रांसपोर्ट की हालत थी, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे इस बिजनेस कैपिटल में, हमारे इस शहर कराची में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे काम होना चाहिए था, शायद वो इस वक्त तक अभी तक नहीं हुआ। प्लान्स मौजूद हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास सारे जो लाइन प्लान है वो अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स जो भी हैं उनके लिए बहुत ह्यूज फंड्स चाहिए। मैं माजी में नहीं जाऊंगा, अगर मैं पिछले 12 साल में मेरे जो वजीर साहबान थे, जरूर उन्होंने भी कोशिश की होगी, पॉलिटिकल नुमाइंदे थे, उन्होंने बिल्कुल कोशिश की होगी, उनका भी विजन होगा, वो भी चाहते होंगे कि कराची के अवाम को अच्छी से अच्छी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाए, तभी शायद ऐलानात भी किए गए। और वो ऐलानात क्यों मंजर आम तक नहीं है, पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचे, उनमें बहुत से इश्यूज आ जाते हैं।
अब उनमें मेजर जो इशू है वो है फंड्स का। मैंने पिछले 2 साल में जब मैंने टेक ओवर किया तो मैंने इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी भी किया है, फीजिबिलिटीज भी बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे जिस सेक्टर में हमें फंड्स मौजूद हैं, 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के तवज्जुह से किया जा रहा है, दूसरा वर्ल्ड बैंक के तवज्जुह से किया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हमारे पास प्रोजेक्ट है रेड लाइन का, BRTS सर्विस का, वो हम अगले साल के इंशाल्लाह शुरू में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है। अगर आप पाकिस्तान में दूसरे हमारे सिटीज से ही मुवाजना कर लें तो जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो ह्यूज सब्सिडाइज प्रोजेक्ट हैं, उनमें मेगा फंडिंग की गई है। सिंध को माजी में, इस प्रोविंस को हमेशा फंड से महरूम रखा गया है। पिछले 2 हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 हफ्ते तक सिंध का जो एज पर NFC जो शेयर बनता है 60 बिलियन का शॉर्टफॉल है। मुझे ये बताएं कि जो हमारी जायज फंडिंग जो फेडरल गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, अगर उसमें हर महीने हमें इस तरह शॉर्टफॉल मिलेगा तो क्या तनख्वाहें दें, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करें। देखिए, अगर ये बात है सिर्फ तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कराची में जो होनी चाहिए इस मेरे मेट्रोपॉलिटन शहर में वो नहीं है, और इंशाल्लाह हम ही इसको लेके आएंगे। जी, आप ही इसको लेकर आएंगे। आपने कहा कि बहुत काम हो रहा है, प्लानिंग मौजूद है, लेकिन माजरत के साथ नजर नहीं आता। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, बहुत माजी की बात नहीं करती, 2018 की बात ही कर लेते हैं। पीपल्स बस सर्विस शुरू हुई थी, 30 बसें चलानी थी, 10 सड़कों पर आई, फिर 1 साल के बाद वो सड़कों से गायब हो गई, कुछ पता नहीं वो किधर गई। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आपने कहा फंडिंग की नजर हो जाते हैं, लेकिन फंड्स के लिए भी कोलैबोरेशन खुद करना पड़ती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुद भी अपने लिए फंडिंग रिसोर्सेज और इंटरनेशनल कंपनीज को इन्वाइट करती हैं। क्या इस किस्म का कोई प्लान इन पाइपलाइन है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात को ही आगे लेके चलूंगा। जो आपने कहा कि फंडिंग के लिए बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद काम करती है। देखिए, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही काम है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से राब्ता किया। कराची में जो बनने वाला अब दुनिया का वाहिद मंसूबा है जिसमें सब्सिडी हमें नहीं देनी पड़ेगी। ये BRT पेशावर की तरह रेड लाइन नहीं बन रहा है। रेड दुनिया का वो BRT सर्विस है जिसमें सिंध गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। ये सिंध गवर्नमेंट का ही काम है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। इसी दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने येलो लाइन का कर रहे हैं हम लोग, अगले साल इंशाल्लाह उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग की जाएगी, वो कंस्ट्रक्शन के फेज में स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी सिंध गवर्नमेंट ने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को, सिंध गवर्नमेंट ने ये प्लान दिया, सिंध गवर्नमेंट का विजन है, ये भी हम खुद ही कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस बात का मैंने जो रिपोर्ट आपकी जो आखिरी 2 लाइंस आपके भाई ने बताई वो समझी मैंने भाई की, कि जो फीडर बसेस की जरूरत है मैं उस पे भी काम कर रहा हूं, और वो भी इंशाल्लाह। लेकिन शाह साहब, अभी तो एक सवाल तो ये आपने दे दिया जवाब कि आप काम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के और एशियन डेवलपमेंट के साथ रेड लाइन और येलो लाइन पर, लेकिन जो दूसरा सवाल था 30 बसों वाला, उसमें 10 बसें आ गई थी कराची की सड़कों पर, वो कहाँ चली गई हैं? वो किसी को नहीं मिल रही हैं, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? वो क्यों नहीं आई? वो तो बसें तो खरीद ली थी ना, उसको चलाना ही था, वो कहाँ चली गई? देखिए, वो आपने शायद मिसअंडरस्टूड किया था, वो बसें खरीदी नहीं गई थी, वो बसें डायबू कंपनी के इश्तराक से चलाई गई थी। उनमें से कुछ बसें जो हैं अभी तक रूट पे अवेलेबल हैं, कुछ वो बंद हो गई हैं। ये बिल्कुल मैं बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और ये बात इसमें कोई ढकी छुपी नहीं है। अभी जो हमने पिछले 11 महीने से प्लान बना है कराची के 6 रूट्स को ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए 250 बसेस सिंध गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर करने जा रहे हैं। ठीक है, हम अपने फंड से ये बसेस ला रहे हैं। पहली मर्तबा हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट अपने फंड इस्तेमाल करके बसेस लाएगी, और ऑपरेटर्स जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक हो जाएगा? क्योंकि ऐलानात और दावे वादे तो बहुत हो चुके हैं पहले भी 12 सालों में, आप कोई टाइम फ्रेम दे देंगे? 2 साल तो हो चुके हैं, मजीद कितना वक्त लग सकता है? ये इन प्रोजेक्ट के लिए जी बहुत फंडिंग चाहिए होती है। अब आप ये बताएं कि जब अब हमारा पास अगर 29 तारीख को सिंध गवर्नमेंट के जो सारे एम्प्लॉइज हैं सब सेक्टर्स के, उनकी तनख्वाहें देने के लिए भी कभी कभार सोचना पड़ता है कि पैसे पूरे हो जाएंगे या नहीं, तो डेवलपमेंट सेक्टर किसी भी तरीके से कहाँ चलेगा? कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है अभी, सिर्फ ऐलानात तक बता रहे हैं कि प्लान्स हैं। हेलो जी अवैध साहब ये कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब उम्मीद ना रखें कि बाय नेक्स्ट टाइम दिस ईयर ऑफ द डे कोई सिचुएशन बेहतर होती नजर नहीं आएगी। कोई उम्मीद ना रखें कि 1-2 साल में सिचुएशन बेहतर होगी। और इंशाल्लाह मैं ये आपको खुद कह रहा हूँ कि हमारे पास जैसे हमने ये प्रपोजल भी भिजवा दिया है फंड्स के लिए, जैसे फंड्स रिलीज होंगे हम इसकी बिडिंग में चले जाएंगे, आम पे आ जाएगी।
सबको पता चल जाएगा कि ये सिंध गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट खुद कर रही है। ठीक है, और ये एक अच्छी बात है कि अपना प्रोजेक्ट खुद कर रही है ताकि सब्सिडीज ना देनी पड़े और वो प्रोजेक्ट लॉन्गर रन चले। लेकिन बात सिर्फ ये है कि वो प्लानिंग से जब ग्राउंड रियलिटी पे आएगा, असल हकायक तो तभी सामने आएंगे। वेल, थैंक यू सो मच अवैध शाह साहब फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर दिस। वी रियली वांट यू टू गेन सक्सेस इन दिस प्रोजेक्ट। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि कराची के आवाम को अब सुकून चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में और बाकी तमाम चीज़ों में। तो आई थिंक प्रायोरिटीज सेट करने की ज़रूरत है और फिर उसके ऊपर फोकस होने की। इसके साथ साथ सर्कुलर ट्रेन पर भी काम कर लें, इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करना है, आपकी जो बस चलती हैं उसको बेहतर करें, कुछ ना कुछ तो आपका पैसे होते हैं ना, उसको थोड़ा सा बेहतर कर लें, जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका मयार बेहतर कर लें, या फिर जो मैकेनिज्म है, लोग किस तरह ख्वार होते हैं हमने देखा है, तो इसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। इंक्रोचमेंट का मसला है, बसेस का मसला है या कोई भी मसला है, उसका हल चाहिए। अब सिर्फ ऐलानात, दावे, वादे 12 साल हो चुके हैं, कोई मजीद काम नहीं इस पर हुआ। मजीद कितना टाइम लगता है ये हम देखेंगे, कि मजीद इसमें कितना टाइम लगता है। एंड मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है जी मोहम्मद वसीम की, जो कि आलमी टाइटल के लिए मैक्सिकन बॉक्सर से फाइट करने जा रहे हैं। इनका ताल्लुक जो है वो कोयटा से है और उम्र इनकी है 33 साल। बिल्कुल, कोयटा से ताल्लुक रखने वाले अब नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार हैं। मोहम्मद वसीम और मारूफ फैल्कन की एशियन रैंकिंग 1 है, जो कि वर्ल्ड में इनके चौथे नंबर पर हैं। ऑब्वियसली बड़ा ज़बरदस्त नाम है इनका और हम सब सपोर्ट भी करते हैं। हम चाहते हैं कि ये बड़े बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर पर नजर डाली जाए अगर इनकी, तो उन्होंने 11 में से 10 फाइट्स अभी तक जीती हैं और महज एक फाइट में जजेस के फैसले के मुताबिक शिकस्त हुई। लेकिन पाकिस्तानी फैल्कन की 10 विक्ट्रीज में से 7 नॉकआउट विक्ट्रीज हैं और 3 में जजेस के फैसले से फतह नसीब। बिल्कुल, एंड अ वेरी गुड लक टू हिम फॉर दिस फाइट, क्योंकि आमिर खान जो वर्ल्ड रिनाउंड बॉक्सर हैं, पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान, उन्होंने कहा कि इस जैसा फाइटर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, टेक्निक्स टू विन दिस फाइट। और उन्होंने अपना स्पेशल मैसेज जो है वो जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेशन के लिए, एनर्जी और मोराल बूस्ट करने के लिए बाकायदा ये रिकॉर्ड करके पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम को भेजा है। और एक दफ़ा उनकी मुलाकात भी हुई थी स्कॉटलैंड में उनकी मुलाकात हुई है और वो पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं कि इसको सपोर्ट किया जाए, इस कॉज को, क्योंकि पाकिस्तान का नाम रोशन होने जा रहा है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वसीम का बहुत नाम है और आमिर खान चूँकि इस पर बहुत काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानी को सपोर्ट करने के लिए पैगाम जारी किया। Come guys, this is Amir Khan. So इंशाल्लाह हम करेंगे एक इवेंट दिसंबर 19, वो होगा उधर लाहौर में, और ये हमारा सेकंड इवेंट होगा, प्रोफेशनल इवेंट। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारा चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद वसीम फाइट करेगा उस शो पर। मैं कल गया था मैं मिलने के लिए उसको इन ग्लासगो, और उसने कहा वो रेडी है, इज़ ट्रेनिंग अमेजिंगली, और उसकी स्पारिंग थी, उसकी पैड वर्क थी, सो ही ट्रेनिंग वेरी गुड। इंशाल्लाह उसकी होगी फाइट फॉर टाइटल, WBC मिडल ईस्ट टाइटल उसका होगा, और उसकी रैंकिंग के लिए बहुत अच्छा होगा ये इंशाल्लाह। वो मैं आई रियली बिलीव अर्ली नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो वर्ल्ड टाइटल के लिए फिर से फाइट करेगा। और यू नो सो मोहम्मद आमिर टिप्स दे रहे हैं मोहम्मद वसीम को, और उसके साथ साथ जो है वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जैसा फाइटर कोई नहीं है। तो आई थिंक ही इज गोना विन दिस फाइट। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जो विनिंग स्ट्रीक है वो भी उसको जारी रखेंगे, पाकिस्तानी भी इनको सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान में बॉक्सिंग के लिए काम भी होगा और मजीद इस तरह से बॉक्सर्स हमारे लिए आएंगे आगे। और यही आमिर खान ने भी कहा, उनकी ये ख्वाहिश भी है, वो इस हवाले से मुलाकातें भी करते हैं। एनीवेज जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अबू सर आप स्क्रीन पे थे और वेलकम बैक मैं कर रही थी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है, लाइव के यही हुस्न है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल जिक्र करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बोस्निया के सदर से मुलाकात की है और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों पर ताउन बढ़ाने पर ये फैसला किया। बिल्कुल अहम ये मुलाकात थी। बोस्निया के सदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस जब पहुंचे, वज़ीर-ए-आज़म
हाउस पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनका खुद इस्तकबाल किया और बॉस्नियन जो सदर हैं उनके एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब का भी इनेकाद किया गया। पाकिस्तान और बॉस्निया के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब भी हुई है और इसके साथ साथ तकरीब में शरीक जो ऑब्वियसली दोनों सरबराह थे, तकरीब में मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए। अच्छा, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं ये स्टेट विजिट्स, स्पेशली जब आप प्रोटोकॉल के साथ जब वेलकम करते हैं और वो पूरा उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। और ये मनाजिर कल जब हम स्क्रीन पर देख रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि एक तो वो विज़िट पर आए हैं जो कि खुशाइंद हैं, तिजारत ख़ास तौर पर अगर ताउन जब बढ़ेगा तो एक राह हमवार होती है ना, एक ब्रिज खुलता है दोनों साइड्स के लिए। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कल कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया का शुक्रिया अदा किया। बरादर मुल्क भी है और आप देखिए कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का स्टांस अपनाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने फ्रांस में गुस्ताखाना मवाद की इशाअत के मामले पर भी बात की। दोनों ममालिक फ्रांस में गुस्ताखाना मवाद की इशाअत की मज़म्मत करते हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ इमरान खान का ये भी कहना था कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी ज़ात की हुर्मत मुसलमानों के लिए बहुत अहम मामला है। गुस्ताखाना मवाद की तशरीह मुहिम की मज़म्मत भी की गई और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बॉस्निया के हवाले से अक्सर बात भी करते हैं। जब वहाँ पर फसादात हुए, जब वहाँ पर जंग हुई तो हमेशा बॉस्निया के मुसलमानों का वो जिक्र भी करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इसके साथ साथ जो मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए। पाकिस्तान के ऑलरेडी टर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात में सारे ताल्लुकात चल भी रहे हैं। जब यूएन फोर्सेस ने अपना रोल प्ले किया उसमें पाकिस्तानी जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड अपार्ट फ्रॉम यूएन प्लेटफॉर्म बॉस्निया इस चीज़ को हमेशा न सिर्फ रिगार्ड करता है बट दे हैव दिस स्पेशल कॉर्नर फॉर पाकिस्तान। सो वी कैन नॉट इग्नोर दैट। बट ये कल बड़ा बेहतरीन ताल्लुकात हैं और ये कल के विजिट के बाद साबित हो गया कि आइंदा भी कायम इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ एक और विजिट है जो कि आज पीएम हाउस में होने जा रहा है। पीएम उनके वो होस्ट होंगे। वो होस्ट इस बार होंगे जी अपनी इत्तेहादी पार्टीज़ के। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बार फिर डिनर करने जा रहे हैं। आज वो डिनर रखा गया है जिसमें इत्तेहादी पार्टीज़ को बुलाया जाएगा। अच्छा, मामला ये है कि इत्तेहादी पार्टीज़ को बुलाकर एक दफ़ा तो मामला तय करने होते हैं, फिर आपने एक स्ट्रेंथ शो करनी होती है अपोजिशन को, क्योंकि अपोजिशन ने पीडीएम बनाया, उसके प्लेटफॉर्म से एहतजाज भी हो रहे हैं, धरने भी होंगे, जलसे भी हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आज जो मीटिंग है, आज जो डिनर होना है, लास्ट मीटिंग की तरह क्या कोई कम आते हैं इत्तेहादी या फिर फुल फ्लेज जो है वो सपोर्ट दिखाई जाती है? बिल्कुल फुल फ्लेज सपोर्ट दिखाई जाती है, नहीं दिखाई जाती, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो कुछ कन्फ्यूजन नज़र आई थी और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जितनी मीडिया ने बना दी थी। बट लेट्स सी कि ये इस डिनर में बाकी लोग आते हैं और पूरे जो उनके इत्तेहादी हैं वो उस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं नहीं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। वैसे यही है कि सोचते हैं कि मतलब काफ लीग लास्ट टाइम तो अपने किसी निजी मसरूफियात की वजह से काफ लीग ने शिरकत नहीं की थी, निजी दावत की वजह से उन्होंने अपने खाना रखा हुआ था। अब हम देखते हैं कि क्या आते हैं या नहीं आते। एमक्यूएम है, काफ लीग है, बीएपी है, जीटीए है और इसके साथ साथ छोटी पार्टीज जो एक एक मेंबर है उनका एएम अवामी मुस्लिम लीग और इसके साथ साथ जेडब्ल्यूपी और एक इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं इत्तेहादी पार्टीज क्या फुल फ्लेज शो करती हैं या नहीं, ये क्वेश्चन होगा और ऑब्वियसली आज शाम को मीडिया की नजरें इस डिनर पर जरूर होगी। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम यूएस इलेक्शंस के हवाले से डिस्कस कर रहे थे उसमें एक चीज़ जो हमारी नज़र से गुजरी कि जो बाइडन एज वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आ चुके हैं। सबसे पहले वो 2011 का अगर हम जिक्र करें जिसमें वो अभी उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मिल रहे हैं, तो ये जो बाइडन एज वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे जब वो उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से भी मिले थे, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स थी, तो हमने सोचा कि इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं। और इस दौर में ही ये भी साथ कहा जाता है कि जो बाइडन उन लोगों में शामिल थे जो ऑब्वियसली अमेरिका की जो प्रेसिडेंसी है उसमें शामिल थे जो कि ड्रोन अटैक्स के हक में होते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब वो वापस आते हैं, अगर आ जाते हैं तो फिर इस हवाले से उनकी पॉलिसी नंबर 1 चेंज होगी और पीस जो है उसके लिए वो ज़्यादा काम करेंगे। और ये जो वॉर ऑन टेररिज्म की एक जो डू मोर जो रट लगा रखता है अमेरिका, उस तरफ ज़्यादा नहीं नजर आएगा। उस वक्त बहुत ज़्यादा था। ये पीपल्स पार्टी के दौर में और इवन नून लीग के दौर में ये बहुत ज़्यादा था, डू मोर, पुश मोर।
जिस तरह से आपको याद है कि फिर वो नेटो फोर्सेस का मामला भी हुआ, बलूचिस्तान अफगानिस्तान बेल्ट के ऊपर भी ये तमाम मामलात हुए और बहुत दफ़ा तो इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया कि जो बाइडन का जो सेकेंड विजिट था पाकिस्तान में, उसमें वो ऐसा लगता था कि कुछ धमकियाँ, कुछ दिलासे, कुछ डू मोर की पॉलिसी लेकर वो यहाँ पर आए थे। अब एज प्रेसिडेंट वो क्या करते हैं, एज प्रेसिडेंट जो वो वादे कर रहे थे उसके मुताबिक अगर वो रहें तो लगता है कि आइंदा आने वाले 4 साल बहुत अच्छे होंगे अगर वो प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के जो एक साइड पर लाइन कर दिया गया था वो मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं पीस के लिए काम करूँगा, मैं तमाम ममालिक को जोड़ कर रखूँगा, अमेरिका के जो मसाइल हैं उनको हल करूँगा, ये डू मोर वाला मामला और वॉर ऑन टेरर जो अब काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल भी हो चुका है टेररिज्म, लेकिन अगर कोई रह गया है तो उसमें इस हद तक नहीं जाऊँगा कि मज़ीद दुश्मन पाल लें। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो बाइडन अब इस लेवल पर आके उस तरह से पॉलिसीज़ को अपनाएंगे जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। कहना चाह रहे हैं कि जो बाइडन इतने मैच्योर हो जाएं कि एज प्रेसिडेंट जो है वो मैच्योरिटी ही शो करें जो उन्होंने अपनी कैंपेन में शो की, समय वो वाला सिनेरियो नजर ना आए, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे जी। एनीवेज जी एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। 24/9 में हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इसके साथ ड्राई फ्रूट पर हम बात करते हैं कौन सी आप खुराक अगर आप खाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होता है और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, उसकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब सिर्फ हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तक नहीं रहेंगे, हम इससे आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल, तमाम स्पाइस का जिक्र करेंगे, तमाम ऐसी वीट्स का जिक्र करेंगे जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब एक जड़ी बूटी जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो है दारचीनी, और आपको पता है ये एक दरख्त की छाल होती है जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले दरख्तों की एक किस्म जिसमें दारचीनी जो है और इंग्लिश में उसे सिनेमन कहते हैं, वो दरख्तों की छाल होती है, यानी कि दरख्त के तने के ऊपर से ये उतरती है। जायके के लिहाज से ये शीरी होती है लेकिन ज़बान पर ये चुभने वाली होती है। रंगत इसकी हल्की सी स्याही माइल और ज़्यादातर हिंदुस्तान, श्रीलंका, चाइना में काश्त की जाती है। और इसके साथ साथ इसकी मुख्तलिफ इकसाम की अगर हम बात करें जो अपनी जिसामत और रंगत के लिहाज से एक दूसरे से ज़रा मुख्तलिफ होती हैं, तो दालचीनी का मजाज गर्म और खुश्क होता है, जबकि खानों को लजीज बनाने में इसकी कोई सानी नहीं है। हमारा मतलब इसको अगर आप ऐड करें तो टेस्ट बढ़ जाता है। जिस खाने में दालचीनी का इस्तेमाल किया जाए वो ना सिर्फ जायकादार बल्कि खुशबूदार भी होती है, इसकी एक अच्छी स्मेल होती है। अच्छे टेस्ट बनने के लिए दालचीनी का खानों में इस्तेमाल की बात की ज़मानत यह है कि आप सेहतमंद रहेंगे क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों से भी आपको मुफीद रख सकती है। दालचीनी फाइबर से भरपूर होता है। जाहिर है दरख्त की छाल है तो फाइबर इसमें मैक्सिमम होता है। हर 100 ग्राम में तकरीबन 53.3% फाइबर होता है। फिर इसमें आयरन होता है और कैल्शियम भी पाया जाता है। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा डायबिटीज़ जिनको है उनको पहुंचता है क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल रखता है और दालचीनी जो है वो बैक्टीरिया की जो अफजाइश है उसके इस्तेमाल से वो कम हो जाती है और आपके जो वो ज़्यादा हो जाती है और वो बैक्टीरिया जो है वो आपके जिस्म के अंदर से ज़्याबतीज़ को कम कर देता है। तो दैट हेल्प्स यू कंट्रोल योर शुगर लेवल। बिल्कुल, इसके साथ साथ एक तो ज़्याबतीज़ की कंट्रोल, फिर आ गया एक बहुत बड़ा मसला है कैंसर का इलाज भी इसमें है। बहुत ज़्यादा रिसर्च के मुताबिक अगर बात की जाए तो दालचीनी कैंसर का बेहतरीन इलाज है। 2010 की गई तहकीकात में ये बात साबित होती है कि दालचीनी जिस्म में तेज़ी से फैलने वाले कैंसर के खुलियात को भी रोकता है। भारत के शहर कोलकाता के एक इंस्टीट्यूट ने तहकीक के बाद बताया कि दालचीनी में एंटीप्रोफिल और इसके साथ साथ वो तमाम मवाद पाया जाता है जो कैंसर के खुलियात को ख़त्म करता है। दालचीनी दिमाग को सेहतमंद बनाता है, आपको फ्रेश रखता है, एक्टिव रखता है। तो यू डोंट नीड एनी एनर्जी बूस्टर्स। अगर आप दालचीनी का कहवा अपने नाश्ते में लाजमी तौर पर शामिल कर लेंगे या सप्लीमेंट तौर पर उसको ऐड कर लेंगे तो ना सिर्फ आपका माइंड बूस्टअप होगा बल्कि तेज़ी से काम करना शुरू हो जाएगा। तो जिनको हम कहते हैं कि उसका दिमाग नहीं चलता, उनको आप दालचीनी का कहवा पिलाएं, उनका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और अहम मामला जो कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं और इसके हवाले से हमने डॉक्टर्स से भी मशवरे किए कि किस तरह से ये मामला बेहतर हो सकता है। हड्डियों को सेहतमंद बनाना बहुत सा मसला है आजकल, तो दालचीनी आपकी हड्डियों को भी मजबूत कर सकती है जी। और अगर आप सेहतमंद हड्डियाँ चाहते हैं और अगर आप खेलना कूदना रखते हैं रूटीन में और एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रूटीन में नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हड्डियों में अगर आपको कमज़ोरी फील होती है तो दालचीनी का अगर आप इस्तेमाल बढ़ा दें तो ये आपके जोड़ों को मजबूत कर सकती है, जिससे आपके जोड़े मजबूत होंगे और फिर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। बिल्कुल, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है कॉन्स्टिपेशन की या डाइजेशन की, तो निज़ाम हाजमा में दालचीनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो चाहे खाने
के अंदर पकाई हो या आप उसका कहवा इस्तेमाल कर लें। दोनों सूरतों में ये आपके ना सिर्फ डाइजेशन को कंट्रोल करती है बल्कि निज़ाम हाज़मे को बिल्कुल स्मूथ रखती है, कंट्रोल सिचुएशन रहती है। और अक्सर हमने देखा है कि आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ भी कर रहे हैं क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छी है, डाइजेशन के लिए अच्छी है और इसके साथ साथ आजकल जो कॉमन कोल्ड और फ्लू आ रहा है इसमें भी ये दालचीनी का इस्तेमाल होता है। और एक और बीमारी जो कि पाकिस्तान बहुत कॉमन है वो ब्लड प्रेशर का मसला है। ब्लड प्रेशर जो है वो भी अगर आप कम कर सकते हैं अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करें और रोज़ाना आधा चम्मच अगर आप इसमें खाते हैं आधा चम्मच दालचीनी का तो फिर ब्लड प्रेशर, अगर उसका सफूफ लेना है तो चम्मच, अदरवाइज आधा चम्मच अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करें तो ब्लड प्रेशर को आप काबू में रख सकते हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा इसका जो मुझे लगता है कि बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया है लोगों ने और उसकी वजह से दालचीनी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया और वो है डाइटिंग में इसका रोल। वज़न कंट्रोल करने में दालचीनी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सुन लीजिए, अगर आप अपना वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी चाय में या अपने कहवे में दालचीनी की एक स्टिक जो बिल्कुल 1 इंच की होती है उसको आप डाल दें, उसको पका लें और वो कहवा इस्तेमाल करें, आपका वज़न कम होगा। या फिर एक और बहुत जिसे कहते हैं ना मुफीद नुस्खा है और मैंने खुद ये देखा है, पर्सनली इसको ऑब्जर्व भी किया है, इसलिए मैं बड़े आराम से ये मुफ्त मशवरा आप लोगों को दे रही हूँ कि रात को दालचीनी की एक स्टिक या छोटा सा एक टुकड़ा पानी में आधे ग्लास पानी में भिगो के रख दें और सुबह निहार मुँह वो पानी आप पिए तो 10 दिन के अंदर अंदर आप रिजल्ट देखेंगे, आपका वजन बड़ा कंट्रोल। ज़बरदस्त जी। और इसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा था नज़ला ज़ुकाम के हवाले से, सर्दी के हवाले से कि जो आजकल ये लोग क्योंकि सीज़न भी आ रहा है तो आप क्या करें, आप दालचीनी का 1 चम्मच चाय का या कॉफ़ी में मिलाकर इस्तेमाल करें और चाहें तो इसे दूध या अपनी पसंद के किसी भी मशरूब में डालकर पी सकते हैं। तो उससे आप जो है ये जो रूटीन के सीजनल फूड चेंजेस में आता है अक्सर देखने में आ रहा है, इससे आप छुटकारा हासिल। लेकिन प्रिकॉशनरी नोट, प्रेग्नेंट खवातीन ये नहीं पी सकती, उनके लिए दिस इज़ नॉट सूटेबल, ये हम बता रहे हैं। और इसके साथ साथ 6 साल से कम उम्र बच्चे को दालचीनी का कहवा, चाय या डायरेक्ट उसका इंटेक मत कराइए क्योंकि इट कैन बी इंडेंजरस टू योर हेल्थ। और ये तमाम वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो अगर आप लेंगे तो ही आप हेल्दी रहेंगे। ऑल्सो एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं समझती हूँ कि हमें हमेशा अबूज़र इस तरह की स्टोरी करने के बाद ना ये लाइन तो मस्ट कर लेनी चाहिए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, वो आपके लिए उल्टा नुकसानदेह होता है। बिल्कुल, कल भी हमने इस बारे में जिक्र किया था, मतलब लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे ड्राई फ्रूट के हवाले से, अखरोट के हवाले से, तब भी हमने बताया कि कितनी मैक्सिमम मिकदार आपने खानी है क्योंकि होता ये कि लोग हद तजावज़ कर जाते हैं, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दालचीनी हो या भी कोई फ्रूट हो या कोई वेजिटेबल हो, इसके अलावा कोई भी नुस्खा हो, उसकी एक मिकदार सेट करें जो कि आइडियली बताई भी जाती है अकॉर्डिंग टू पर्सन और उसके हवाले से तमाम डिटेल सामने आ जाएंगी। आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पर या किसी से मशवरा कर लें किसी मौलवी से, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। इसी के साथ हम कल जहां ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम बम्बार्ड हो रहा था यूएस इलेक्शंस की अपडेट्स और मीम्स के ऊपर, वहीं पर एक टॉप ट्रेंड हमने देखा ब्यूटीफुल पाकिस्तान के नाम से चल रहा था, हैशटैग ब्यूटीफुल पाकिस्तान, और लोग पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों की तस्वीर जो है वो अपलोड कर रहे थे और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये इसलिए भी कि मुझे अपना प्यारा पाकिस्तान देखने को मिला। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी टूरिज्म पे बहुत काम कर रही है और पाकिस्तान इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर, ब्लॉग्स पर, वीलॉग्स पर पाकिस्तान टॉप 10 पर आ चुका है। इसका मतलब वाकई पाकिस्तान में जो कुदरती हुस्न है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली थोड़ा सा उस पर काम होने वाला है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करें तो मेरे ख्याल में कोई इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान टॉप 5 में आ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में जो तमाम काराकोरम रेंज है, हिमालयाज़ हैं, इसकी खूबसूरती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। और खूबसूरती देखें तो इंटरनेट पर आप सर्च करें, ट्विटर पर तो हमने देखा कल बहुत ज़बरदस्त टैग्स लगाकर खूबसूरत इलाकों को शेयर किया हुआ है। पाकिस्तान क्योंकि हम एक्सप्लोर नहीं करते, वी ऑलवेज रन आउट इन द वर्ल्ड टू सी द ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस और एनीथिंग, लेकिन आप देखें पाकिस्तान की बीचेस, वो चाहे बलूचिस्तान में गवादर बीचेस हों, वो सिंध के आइलैंड्स हों, कुछ तस्वीर इसमें सिंध के एक जो कुछ आइलैंड्स हैं उनकी तस्वीर शेयर की गई है, मैं उनका नाम असल में देख रही थी, चोरना आइलैंड जो कि मुबारक गोट कराची के पास है, बहुत ज़बरदस्त आइलैंड है वो। मैदान देख लें, पाकिस्तान के खेत खलियान देख लें, पहाड़ी सिलसिले देख लें, बहुत खूबसूरत। तो कौन सा एलिमेंट है जो पाकिस्तान की खूबसूरती में नहीं है? और इसके साथ साथ एक
इलाका है जो कि रिसेंटली बड़ा फेमस हो गया पाकिस्तान की टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए, कुमराट वैली। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पर जाके पिक्चर्स शेयर की कि मैं यहाँ कुमराट आया हूँ, आप लोग भी आए। उसके बाद तो जी ऐसी लाइन लगी कुमराट के लिए कि वहाँ पर रश पड़ गया, होटल्स कम थे और वहाँ पर लोग ज़्यादा पहुँच गए। हाँ। और बड़ा खूबसूरत इलाका है कुमराट। नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात करें तो हुंजा वैली, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोगों ने शेयर की हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, स्कर्दू है, चित्राल है, फिर इसके अलावा हुंजा है। डिटेल में लोगों ने शेयर किया, केपी के इलाके हैं और फिर इसके अलावा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को आपकी शेयर नेक्स्ट किया। डेस्टिनेशन क्या है पाकिस्तान में घूमने के लिए? मेरी डेस्टिनेशन मतलब वैसे तो मैं रिसेंटली अभी गया नहीं हूँ, लेकिन मेरा टारगेट है हुंजा, मैंने जरूर जाना है। मैं अभी तक नहीं गया और मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत चाहते हैं हम खूबसूरत तस्वीरें फैमिली प्लान बना लें, क्योंकि आई वाज अबाउट टू से दिस कि मैंने अभी तक गिलगित नहीं देखा और मैंने हुंजा अताबाद लेक, वो जो इलाका है सारा वो देखना है। हमें प्लान बनाना चाहिए और इसके अलावा आपको भी प्लान बनाना चाहिए क्योंकि बना लें, गिलगित के इलेक्शन चल रहे हैं, साथ ही साथ वोटिंग भी कर लेंगे और एंजॉय भी कर लेंगे। अच्छा आइडिया। लेकिन इसके अलावा एक और मसला है कि जी अब इस वक्त चूंकि सीजन चेंज हो रहा है तो सर्दी ज़्यादा है, रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है वो सितंबर अक्टूबर का होता है इन इलाकों में जाने के लिए, या फिर अप्रैल मई का। तो आप ज़रूर अपने प्लान में रखें। पाकिस्तान के टूरिज्म स्पॉट्स को आप सर्च कीजिए, बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। और अगर आप तो एक लंबी डिटेल भी आ गई तो तस्वीर ज़रूर अपलोड कीजिए और आज भी मेक श्योर कीजिए कि ये ट्रेंड जो है वो टॉप ट्रेंड रहे, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया। ब्यूटीफुल पाकिस्तान, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पाकिस्तान और हमें ये दुनिया को दिखाना है। बिल्कुल। इसके साथ साथ जी आज का हमारा वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।